नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उसके अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो हमें भेजे गए क्वेश्चन हैं, जो स्टूडेंट ने हमें भेजे हैं, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि पीछे की जो क्लासेज है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। तो आपके पेपर के भी क्वेश्चन आगे जो है रिपीट हो सकते हैं। तो आगे के जो स्टूडेंट हैं जिनके पेपर आगे है वो इसकी तैयारी करके जाए पहले से, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप अपना एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस चीज़ को क्रॉस चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बैक आएगी तो आप अभी से जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए दोनों के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में अक्षर आर का क्या अर्थ है। यानी कि आपको जो एक वर्ड दे रखा है, आर शब्द दे रखा है, इसके अंदर उस आर का क्या मतलब है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको आर दिया हुआ है, इस आर का क्या मतलब है। तो आपको ऑप्शन दिया है कि बल, फोर्स को आर बोल रहा है, रेजिस्टेंस को आर बोल रहा है, प्रतिरोध को, या फिर लोड को आर बोल रहा है, या सामान्य प्रतिक्रिया को आर बोल रहा है। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है दोस्तों, उसको जो है यहाँ पे आर के द्वारा यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सामान्य प्रतिक्रिया राइट रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धनराशि जो है 15,600 रुपये बन गई। तो सिंपल सी चीज़ देखिए, आपकी कोई राशि जो थी वो कितनी बन गई, 15,600 बन गई ना। 15,600 बन गई और कितने थी पहले, तो 12,000 थी ना। तो 12,000 से 15,600 बन गई, इसका मतलब इसने प्रॉफिट कितना कमाया। तो यहाँ पे 5,600 रुपये, यानी कि लगभग 5,600 रुपये जो है उसने क्या कमाया होगा, ब्याज कमाया होगा ना। तो यहाँ पर जो है 5,600 रुपये जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, 5,600 रुपये। वो कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी में। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है, यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिया और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है। यानी कि यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिए और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए फ्रिक्शन यानी कि टकराव, या फिर जंग काम करती है, कटाव काम करता है, या फिर प्रस्ताव काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फ्रिक्शन, यानी कि टकराव जो है वो आपका यदि वाहन सड़कों पर चल रहा है तो उसके लिए आपका पहियों और सड़कों के बीच में काम करता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया दोस्तों कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो डायग्राम आपको दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा है, म्यू है, बीटा है, गामा है। तो यहाँ पर म्यू जो होता है दोस्तों, म्यू के द्वारा हम लोग जो है घर्षण गुणांक को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे दिया गया है कि यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर W साइन थीटा प्लस थीटा बटे में कोस थीटा जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं, किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो आपका कोण
FOS के बीच में लगने वाला जो बल है, या फिर कोण जो है ROS के बीच में लगने वाला जो कोण है, या फिर POS के बीच में लगने वाला जो कोण है, या ROF के बीच में लगने वाला जो कोण है उसको कहते हैं। तो ROS के बीच में जो लगने वाला कोण है दोस्तों, उसको अपने क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं यहाँ पर। तो आपका इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि बाती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है। बाती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तो लब तेल, ग्रिज, शीतलक, काटना तेल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, लब ऑयल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा कि बाती फीड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार के जो है लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है। कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लब तेल छप। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कौन सी स्नेहन प्रणाली जो है अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली है, या फिर दबाव फीड प्रणाली है, या फिर स्पेशल फीड प्रणाली है, या फिर सेना फीड प्रणाली है। तो जो स्पेशल फीड प्रणाली है दोस्तों, वो इसका जो है राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि सामान्य उपयोग में स्नेहक प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं। सामान्य उपयोग में स्नेहन प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं। तो सेना फीड प्रणाली है, गति फीड प्रणाली है, घर्षण फीड प्रणाली है। तो ये आपके 3 जो है आपके पहले ऑप्शन में दिए गए हैं। दूसरे ऑप्शन में दिए गए वेग फीड प्रणाली, स्पीड फीड प्रणाली, या फिर घर्षण फीड प्रणाली। या फिर तीसरे ऑप्शन में दिए गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, बल फीड प्रणाली, या छप फीड प्रणाली। या फिर आपको चौथे ऑप्शन में स्पेशल फीड प्रणाली, घर्षण बल फीड प्रणाली, या फिर स्पीड फीड प्रणाली जो है दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, बल फीड प्रणाली और छप फीड प्रणाली जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि आपका 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ में 20 kg अगर वस्तु को ले जाना है तो आवश्यक बल क्या लगेगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर कोई 0.24 घर्षण गुणांक के साथ में 20 किलो की जो आपकी कोई वस्तु है उसको अगर लेके जाना है तो आपको बल कितना लगाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको करना है 0.24 इंटू जो है 20। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 4.8 kg का जो बल है वो आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन ए के अंदर आपको दिया गया 4.8 kg, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो हुक का नियम कहते हैं, यंग मापांक कहते हैं, दृढ़ता मापांक कहते हैं, या फिर पॉइसन अनुपात कहते हैं। तो जो आपका पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति जो होती है उन दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसको अपने पॉइसन अनुपात जो है वो कहते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है एक डायग्राम दिया गया था जिसके अंदर पूछा गया था कौन सा प्रतिबल है, यानी कि कौन सा बल जो है लग रहा है। तनाव बल है, स्पीडन बल है, कर्तन बल है, या फिर जो है टार्सन बल है। तो यहाँ पर जो है शेयर जो स्ट्रेस है यानी कि कर्तन प्रतिबल है वो इन दोनों के बीच में दोस्तों लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि कौन सा नियम बताता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। कौन सा बल जो है, कौन सा नियम ये बताता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो प्रतिबल और विकृति के समानुपाती होता है। तो न्यूटन का नियम है, हुक का नियम है, जूल का नियम है, चार्ल्स का नियम है। तो हुक का जो नियम होता है दोस्तों, वो आपको ये जो चीज़ है वो बताता है कि प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि उच्चतम लोड से मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। उच्चतम लोड से मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। तो
सुरक्षा गुणांक कहलाता है, या फिर पराभव बिंदु कहलाता है, उच्चतम बिंदु कहलाता है, यंग मापांक कहलाता है। तो उच्चतम बिंदु जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कहलाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रतिबल लग रहा है, यानी कि आपको दो एरो दिख रहे हैं एक डायग्राम के साथ में, और बोला गया कि इसमें कौन सा प्रतिबल लग रहा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तनाव प्रतिबल लग रहा है, संपीड़न प्रतिबल लग रहा है, कर्तन प्रतिबल लग रहा है, या फिर जो है टायरसन प्रतिबल लग रहा है। तो संपीड़न प्रतिबल जो है वो इन दोनों के बीच में दोस्तों लग रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो आपका इन दोनों के बीच में लग रहा है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है और आपको बताया भी था कि लाभ जो होता है दोस्तों उसको हम लोग हमेशा जो है प्रतिशत में ही लेते हैं। तो लाभ को हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है, या फिर हानि को भी हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है विभिन्न ऊष्मा उपचार प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया कौन सी है। इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि एनिलिंग जो है नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग है, या फिर नॉर्मलाइजिंग, सोकिंग, कूलिंग, पेंटिंग है, या फिर हार्डनिंग, शेकिंग, पेंटिंग, पैकिंग है, या फिर टेम्परिंग, कूलिंग, पैकिंग, सोलिंग है। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग जो है वो आपकी ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया के अंदर आते हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि मिश्र धन क्या होगा यदि मूलधन 25,000 है और जो आपका मिलने वाला ब्याज जो है 6,000 रुपये है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी चीज़ है कि 25,000 रुपये जो है वो आपकी अगर राशि है तो आपसे पूछा गया है कि जो है मूलधन जो है क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आपको 6,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 6,000 रुपये माइनस करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 19,000 रुपये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको ऑप्शन दे रखा है बी, तो ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अनुमान के लिए दरों के किस मानक पर विचार किया जाता है। अनुमान के लिए दरों के किस मानक पर विचार किया जाता है। तो पिछले वर्ष की दरों की मानक सूची के ऊपर, या फिर जो है पिछले 10 वर्षों की औसत दरों की मानक सूची पर, या फिर पिछले 5 वर्षों की औसत दरों की मानक सूची पर, या फिर चालू वर्ष की दरों की मानक सूची पर। तो आपको जो है पूछा गया कि अनुमान की दरों के लिए मानक जो है पर विचार किया जाता है, किस पर किया जाता है। तो चालू वर्ष की दरों की मानक सूची के ऊपर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो जो है डी रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि विस्तृत जो है अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारक का ध्यान रखना पड़ता है। तो विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारक का ध्यान रखना पड़ता है। तो सामग्री का आकार, सामग्री का ब्रांड, या फिर सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन, या फिर सामग्री का स्थान। तो कोई भी अपने अनुमान तैयार करते हैं कि आपको ये चीज़ बनानी है तो उसके लिए कच्चा माल जो है उसकी मात्रा कितनी चाहिए, कहाँ से आपको मिलेगा, उसको लाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, इन्हीं चीज़ों के बारे में अपने सोचते हैं ना। तो इसका मतलब सामग्री की जो मात्रा है कितनी आपको चाहिए, कहाँ से मिलेगा, उपलब्धता कहाँ से होगी, या फिर परिवहन की लागत कितनी आएगी। तो ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ गए हैं और आपने जो है क्लास को पूरा देखा है। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट अगर रही है और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो आप ये जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है या फिर जो नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर आप हमें भेज सकते हैं दोस्तों। हम उनकी जो क्लासेस है वो भी जल्द ही लेके आने की कोशिश करेंगे जिससे बाकी स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके दोस्तों। बाकी मिलेंगे इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।